जय हिंद साथियों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आश्रय पाराशर और हम लोग कर रहे थे रीजनिंग की यूपीएसआई की तैयारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। यूपी पुलिस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये होता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे और यूपी एसआई की परीक्षा में भी कथन और कार्यवाही के क्वेश्चन आएंगे। कार्यवाही जो है वो पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले द्वारा की गई कार्यवाही हो सकती है, या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा या अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही हो सकती है। अब होता क्या है ये तो समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्शन जो होता है वो आप जब भी कोई कार्यवाही के बारे में सोचें तो अपने आप को टॉप बॉडी मान के सोचें। मतलब आप एक अधिकारी हो सकते हो, आप एक गवर्नमेंट हो सकते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हो, आप हाई कोर्ट हो। खुद को एक अधिकारी समझना है, मतलब आपका डिसीजन ही सर्वोपरि होगा, तभी कार्यवाही की जाएगी। जैसे कार्यवाही में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मान लो एक कथन है कि एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था और आप देख रहे थे उस व्यक्ति को और वो जाके किसी दूसरे व्यक्ति से टकरा जाता है। जैसे ही वो किसी दूसरे व्यक्ति से टकराता है तो दूसरा व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। आप ये सब देख रहे थे, आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा था, तो आप कुछ ना कुछ कार्यवाही ये देख के कर रहे होंगे। कार्यवाही क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, आप उस व्यक्ति को उठाएंगे, पुलिस को फोन लगाएंगे और उसको अस्पताल लेकर, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर चले जाएंगे। दूसरी कार्यवाही क्या हो सकती है? आपने उस व्यक्ति को देखा, आपने पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, घटना की जानकारी दी और अंदर आके अपना जो काम कर रहे थे वो करने लगे। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? आपने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा इंजर्ड होते हुए, आप भाग के गए, आपने उस व्यक्ति को उठाया, उसके सर से जो ब्लड निकल रहा था उसको बांधा, बांधने के बाद आपने एम्बुलेंस को फोन किया और इंतजार करने लगे। चौथा ऑप्शन था, आप गए, आपने उस व्यक्ति को उठाया, एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस को फोन किया और उस व्यक्ति को लेके अस्पताल की ओर जाने लगे। चार ऑप्शन में से आपके दिमाग में एक ऑप्शन कोई सेट हो चुका होगा। कई लोगों के दिमाग में ऑप्शन गया होगा कि हम जाएंगे, पुलिस को फोन लगाएंगे, एम्बुलेंस को फोन लगाएंगे और उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाने लगेंगे उसकी स्थिति को चेक करके। लेकिन सच्चाई ये है कि ये होता नहीं है। हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो गया है, कोई पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको ले जाके अस्पताल लेके नहीं जाते हैं। मोस्टली प्रोबेबली प्रैक्टिकली यही होता भी है। हम लोग देख लेते हैं, एम्बुलेंस को खबर कर देते हैं, एम्बुलेंस आती है, उसको उठा के लेके जाती है और हम उसका वेट करते हैं। बेसिकली होता ही है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी जब भी कभी दुर्घटना होगी तो दुर्घटना में पहली सहायता सबसे पहले आती है। और ये पहली सहायता क्या है? तो पहली सहायता ये है कि ऑप्शन था कि आप जाएंगे, उसके सर से जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फिर इंतजार करेंगे। यानी पहली सहायता, यानी दुर्घटना में क्या आता है? फर्स्ट एड आता है। दूसरा, मान लो आप खड़े थे, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, 4-5 चंद लोग आते हैं, उसको वहां पे बहुत मारा जाता है, उसको पीटते हैं और पीट के वहां से भाग जाते हैं। वो व्यक्ति वहीं गिर जाता है, उसके सर से ब्लड निकल रहा है। आप वहां खड़े ये सब कारनामा देख रहे थे। अभी भी आपके पास वही 4 ऑप्शन है। आप क्या करेंगे? उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएंगे, पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके अंदर आके वापस बैठ जाएंगे, या फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे और वेट करेंगे।
तो अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम फर्स्ट एड देंगे और एम्बुलेंस को फोन करके और वेट करेंगे, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जैसे ही आपने घटना को देखा, आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और पुलिस को इन्फॉर्म करके आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आपको फिर उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो घटना हुई है, पहली जो घटना थी वो थी दुर्घटना, एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंटल केस होता है तो पहली सहायता, और जब भी क्राइम होगा, अपराध होगा, तो फिर आपको करना है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या देना है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये बात क्लियर हो गई? यानी पहली इंफॉर्मेशन आपने पुलिस को दी। अब पुलिस का काम है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसका टास्क है, लेकिन दुर्घटना में आपको पहली सहायता देनी। अब इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि पहली सहायता नहीं दी? हो सकता है जो लोग उस व्यक्ति को पीट के गए हों, क्या पता वो व्यक्ति कितना बड़ा अपराध करके आया हो, हम उसको पहली सहायता दे रहे हो। समझ गए ना? तो हम भी फिर उस क्राइम के भागीदार बन सकते हैं। हो सकता है वो 5 लोग जो भाग के गए हैं वो और 10 लोगों को लेने गए हैं उसको मारने के लिए, और जब आप उसको पहली सहायता देते हुए दिखेंगे तो उनको लगेगा कि आप भी इसके साथ हैं। समझ गए ना? तो क्राइम का भागीदार नहीं बनना है आपको। क्राइम का मतलब है आप पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दें, बस। आप चश्मदीद थे, आपने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, आगे अगर पुलिस कोई पूछताछ करती है तो फिर आप जाएंगे, अदरवाइज आपको उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्घटना अगर आपकी आंखों के सामने होती है तो पहली सहायता आपको देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम लोग कथन और कार्यवाही की। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने काफी रिसर्च के बाद इन पॉइंट्स पे काम किया है, और ये आपको बहुत मदद करेंगे अगर आप एक्शन पे जाएंगे तो। सबसे पहली बात तो ये कि कथन और कार्यवाही में होगा क्या। तो कथन और कार्यवाही में सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान के चलो एक हमने सिचुएशन दी कि कोई एक मोहल्ला है या कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में चारों ओर मकान बने हुए हैं, यहां एक रास्ता है, इस रास्ते के पास एक गटर है, नाला है। लोगों ने एक एप्लीकेशन दी नगर पालिका के ईओ को, और उसमें लिखा कि जो गटर है उसका पानी रुक गया है, क्योंकि जिन लोगों के मकान इस गटर के आसपास बने हुए हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रखा है। तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा लिया, इसलिए गटर का रास्ता रुक गया और बारिश का पानी पूरी सोसाइटी में भर गया है। ये आपके पास एक एप्लीकेशन आई। जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन पढ़ी तो इस एप्लीकेशन को पढ़ के अब आपको करनी है कार्यवाही, और वो कार्यवाही कुछ भी हो सकती है। तो आप कार्यवाही क्या करेंगे? कई लोगों के दिमाग में आएगा कि हम जाएंगे अधिकारियों को लेके, जेसीबी को लेके, और जो प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बढ़ाए हैं उनको तोड़ेंगे, उसके बाद पानी को खाली करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये कई लोगों के दिमाग में आ रहा है। लेकिन इसके उलट अगर सोचा जाए सही कार्यवाही क्या होगी, तो जो समस्या आपके पास आई थी वो समस्या जल भराव की समस्या थी, और आपको समस्या का निवारण सबसे पहले करना था और सबसे जल्दी करना था। क्या? जल भराव को खत्म करना था। तो आपका काम था कि आपको एक जनरेटर मशीन या पानी निकालने की मशीन यहां पे लगानी थी, और जो सोसाइटी में पानी भरा है उस पानी को सबसे पहले खाली करना था। क्यों? मान लो आप अपना प्रशासन लेके इन चबूतरों को तोड़ने गए, तो जब आप कहीं डिस्ट्रक्शन करने जाओगे तो वहां पे लोग जो होंगे वो उसका विरोध भी करेंगे, और जब विरोध होगा तो समस्या और बढ़ेगी। यानी कि आप गए थे जल भराव की समस्या का निवारण करने, और आपने एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी कि अब आप वहां पानी भी खाली नहीं कर पाएंगे, और जो जल भराव है वो जहां के तहां रहेगा। तो कई दिनों तक हो सकता है, जब तक इस चीज का निवारण ना हो तब तक ये रहे। तो सबसे पहला काम आपका क्या था? जल भराव को खाली करना। उसके बाद जो रीजन था वो बाद की प्रक्रिया है, वो आपको बाद में उस पूरा, ऐसे थोड़ी होता है कि उन्होंने इनके कहने से इन लोगों ने कह दिया कि इन्होंने बढ़ा लिए तो आपने मान लिया। आप वहां के लेखपाल को बुलाएंगे, वहां का पूरा नक्शा मंगाएंगे,
वहाँ के एक एक व्यक्ति के प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो मंगाएंगे, गटर की डायमेंशन कितनी है, कौन कितना आगे है, वो पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे जाके ये काम करेंगे। तो आपको जो समस्या का निवारण करना था, जो समस्या आपको लिखित में दी गई थी, पहले उसी समस्या पे आपको फोकस करना था। तो ये पूरे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उस सिचुएशन पे क्या करनी पड़ेगी, कार्यवाही करनी पड़ेगी। समझ गए? तो कार्यवाही करते समय कुछ चीजों को अगर आप दिमाग में रखते हो या ध्यान में रखते हो तो कार्यवाही आपके लिए आसान हो जाती है। चलते हैं उन पॉइंट्स पे और उन पॉइंट्स की एक बार चर्चा करते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्शन शुड बी इमीडिएट। एक्शन शुड बी इमीडिएट, कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? तुरंत का मतलब ये कि जैसे मान के चलो आपके पास एक खबर आई, आप जिले के कोई अधिकारी हैं और आपके पास खबर आती है कि नदी में बाढ़ आने के कारण 5 मछुआरे नदी के बीच बने टापू पर फंस गए और उनको तुरंत निकाला जाना है। ये आपके पास खबर आई है। अब आपने क्या किया, आपके दिमाग में आया कि उन मछुआरों को टापू से कैसे निकाला जाएगा, तो आपने कहा कि हम हेलीकॉप्टर की मदद से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक है। अब आपने अपने जिले में जब देखा तो आपके जिले में हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। आपने बगल के जिले में ये खबर भेजी तो वहां हेलीकॉप्टर मौजूद था और वो 2-3 घंटे में यहां पहुंचने की संभावना उसकी है। तो आपने ये आदेश दे दिया कि ठीक है, हेलीकॉप्टर को यहां भेज दीजिए, उन लोगों को हम रेस्क्यू करा लेंगे। तो ये कार्यवाही तुरंत नहीं है, क्योंकि वहां से आने में उसको समय लग सकता है और तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो जो कार्यवाही होनी चाहिए वो तुरंत होनी चाहिए। आपको कार्यवाही क्या करनी थी? आपको कार्यवाही ये करनी थी कि तुरंत एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को आप आदेश देते कि तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर यह व्यवस्था, लोकल की मदद से यह व्यवस्था देखें कि उन मछुआरों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो आपका जो पहला कार्रवाई यही था कि ग्राउंड लेवल पे आपको एक टीम भेजनी चाहिए थी, जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी मदद से आप वहां पे उन मछुआरों को निकालने की कोशिश करते। ये सब बाद के प्रोसेस होते, बाकी आप अपनी व्यवस्था, बाद की व्यवस्था है वो अपने दिमाग में रखते कि हमें क्या करना है। तो जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए। एक्शन शुड बी इमीडिएट। तो ये बात समझ में आई? तो दिमाग में रखना है कि कार्यवाही तुरंत करना है। शुड नॉट रिजल्ट अ न्यू प्रॉब्लम, एक नई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। आप कार्यवाही ऐसी करें कि उस कार्यवाही को करने से एक दूसरी नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था नगर पालिका वाला, वो भी वही था कि एक नई समस्या उत्पन्न हो रही थी अगर आप कार्यवाही कर रहे थे। जैसे मान के चलो 2 लोगों का विवाद था अगल बगल एक गली में, उन दोनों लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की और आप वहां पे उसका निपटारा करने पहुंचे। जब आप निपटारा करने गए तो वहां पे आपको पता चला कि जिस दीवार की बात हो रही थी, ऐसी कई दीवारें उस पूरे मोहल्ले में बढ़ा के रखी गई हैं। तो आपने क्या किया, सारी दीवारों को हटवाने का प्रोसेस वहां शुरू कर दिया। तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि जिन लोगों ने एफआईआर की थी आपको उन लोगों का मामला सुलझाना था पहले, उसके बाद की प्रक्रिया दूसरों पे थी। तो आपको कार्यवाही ऐसी करनी है जिससे कि नई समस्या उत्पन्न ना हो। जो समस्या आपके पास आई है केवल उसी समस्या पे आपको काम करना है एट अ टाइम। वो जो बाद की चीजें हैं वो बाद की है। तो कार्यवाही क्या होगी? जिससे नई समस्या पैदा ना हो। तीसरा पॉइंट है शुड नॉट बी एक्सट्रीम। अतिवादी कह सकते हो, इसको अत्यधिक कह सकते हो। कार्यवाही अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो 2 व्यक्तियों की एक मार्केट में दुकान है, 2 व्यक्तियों की एक मार्केट में दुकान है, दोनों अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं। उनकी जो दुकानें हैं वो कई सालों से एक साथ उस मार्केट में है, यानी कम से कम उनकी 2 से 3 पीढ़ियां वहां पे निकल चुकी हैं। जब एक साथ 2 लोगों की दुकानें हैं
और कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं, तो उन दोनों के लोगों के आपस में घरों में आना जाना होगा, एक दूसरे के सभी रिश्तेदारों को जानना भी होगा कि इनकी बुआ जी कौन है, इनके फूफा जी कौन है, इनका कौन है, सब पता होगा, क्योंकि आना जाना होगा जब 2-3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। यानी उनके घरों में आपस में संबंध है, उनमें आपस में संबंध है। अब तीसरी पीढ़ी के जो व्यक्ति थे वो बचपन में छोटे छोटे रहे होंगे, दुकानों पे बैठते होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे, आपस में साथ में खेलते भी होंगे। जब वो बड़े हुए तो उनके आपस में जो झगड़ा करने की थी वो तो हमेशा रहेगी। तो उन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हो गया, और जब दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और बहुत ज्यादा हो गया, तो खबर आपके पास आई कि मार्केट में 2 दुकानों के मालिक जो हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों का झगड़ा हो गया है। अब जिस मार्केट में ये 2 अलग अलग धर्म संप्रदाय का झगड़ा हुआ है, आपने जैसे ही ये खबर सुनी, आपके दिमाग में आया 2 संप्रदाय का झगड़ा, 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का झगड़ा हो गया है, तो आपने तुरंत पूरे मार्केट में कर्फ्यू लगा दिया, पूरे मार्केट को सील कर दिया और वहां पे पुलिस को तैनात कर दिया, एक पीएसी बल को भेज दिया। अब ये क्या था? एक्सट्रीम हो गई आपकी सिचुएशन की नहीं हो गई? आपको मौके पे जाके पहले समझना चाहिए था कि वहां झगड़ा क्या है, वो दोनों संप्रदायों के बीच का जो झगड़ा है वो झगड़े की जड़ क्या है। कोई रूट कॉज ऐसा तो नहीं है जो बहुत बहुत सार्वजनिक तरीके का रूट कॉज हो, जो बहुत बड़ी तरीके से फैल सकता हो। पता चला उन दोनों का आपस का झगड़ा पानी फैलने का हो, और उन दोनों में आपस में घरोबा भी है, जो आपस में राजीनामा भी कराया जा सकता है। तो आपको पहले ग्राउंड पे जाके उन लोगों से मिलके उस समस्या को देखना चाहिए था। जब आपको लगता कि ये समस्या एक्सपेंड हो रही है, तब आपको आगे की कार्यवाही करनी थी। आपने क्या किया? वहीं बैठे बैठे बस इतना सुना 2 संप्रदाय, और आपने क्या कर दिया? अत्यधिक डिसीजन ले लिया। आपने वहां पीएसी तैनात कर दी, पूरा मार्केट कर्फ्यू लगा दिया कि कहीं ये मैटर फैल ना जाए। तो आप पहले ही डर गए, और डर के मारे आपने अत्यधिक सिचुएशन को फैला दी, यानी आपने जो कार्यवाही की वो बहुत ही ज्यादा कर दी। तो एक छोटे से मामले को वही छोटे से तरीके से दबाया जा सकता था। तो कार्यवाही बहुत अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सट्रीम। ये बात समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट हमने देखे। शुड बी इमीडिएट, तुरंत होनी चाहिए कार्यवाही। एक नई समस्या उत्पन्न ना हो आपकी कार्यवाही से। तीसरा, अत्यधिक आपकी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन लिखा है नो पर्सनल ओपिनियन। व्यक्तिगत सलाह नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत सलाह नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत सलाह का मतलब, आप एक अधिकारी हैं, आप अगर अपने लोगों को आदेश देंगे तभी वो लोग मानेंगे। अगर आपने कह दिया अपने नीचे के अधिकारियों से कि मेरी ये सलाह है कि आप लोग ये कर लें, तो कोई आपकी बात को मानेगा नहीं। यानी कभी भी कार्यवाही में सलाह वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एडवाइस, ओपिनियन, आपकी व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत राय का मतलब समझ रहे हो? आप अगर एक वर्दी पहने हुए हो, अगर आप एक वर्दी पहने हुए हो तो फिर आप नहीं हो। आपका कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं होता। आपने जैसे ही वर्दी को धारण किया तो फिर आपका नाम, आपका परिवार, वो सब अलग है, वो खत्म। आपका जो नाम लोग लेंगे वो ऐसे ही तो लेंगे, दरोगा जी, या फिर आपका नाम जो इंस्पेक्टर साहब, यही तो लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्दी आपने पहन रखी है। तो आप फिर आप नहीं हो, जो है वो वर्दी है, जो पावर है वो वर्दी का है, जो रुतबा है वो वर्दी का है, वो आपका नहीं है। जिस दिन वो वर्दी उतर जाएगी तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। समझ गए ना? तो आपको जो भी ओपिनियन लेने हैं उस वर्दी की पॉलिसीज के दायरे में लेने हैं। आप अपने व्यक्तिगत सोच को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कहीं भी, कि हमने अपने मन से सोच लिया कि ऐसा करना है तो वो कर लिया। नहीं, जो दायरे में होंगी चीजें, जो संवैधानिक दायरे में होंगी चीजें, आप वही कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हो, आप कहीं भीड़ में पहुंचे और भीड़ में किसी ने आप पे हाथापाई कर दी और आपकी पूरी पुलिस फोर्स के सामने ये काम हो गया, तो फिर वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आपका व्यक्तिगत जो स्वभाव है
कि नहीं हम उस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, हम उस व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे, हम उस व्यक्ति को बहुत मारेंगे, हम ये सब काम नहीं, ये तो व्यक्तिगत है। उसने जो अपराध किया है उस अपराध का मुकदमा लगा के और प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हाथ जो उठाया है वो आप पे नहीं उठाया, उसने जो हाथ उठाया है वो आपकी वर्दी पे उठाया है। समझ गए? तो एक वर्दी पे हाथ उठाने का जो अपराध होगा, जो धारा होगी, वो उस व्यक्ति पे लगाई जाएगी। समझ गए ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी व्यक्तिगत राय इसमें नहीं चलने वाली। जब भी आप कोई कार्यवाही करते हो तो कार्यवाही वही व्यक्ति करता है जो किसी कुर्सी पर बैठा है। अगर कुर्सी नहीं है तो आप कार्यवाही के लायक नहीं हो। तो जो कुर्सी के दायरे में चीजें होंगी बस वही आपकी कार्यवाही होगी, आपकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं आनी चाहिए। 5वां पॉइंट, 5th नंबर लिखा है शुड नॉट बी इमोशनल। भावनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक का मतलब, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई फैमिली का कोई झगड़ा है और पति पत्नी का कोई झगड़ा हो गया, या एक महिला का झगड़ा किसी पुरुष से हो गया और आप वहां पहुंचे और आपको कार्यवाही करनी है। महिला ने रो के या फिर जिस तरीके से भी कुछ भावनात्मक तौर पे आपको अपनी बात बताई, पुरुष ने आपको अपनी बात बताई और आप इमोशनल हो गए कि महिला के साथ गलत हो रहा है, तो आपके इमोशंस काम नहीं करने चाहिए। आप वहां पे ये देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, आपके इमोशंस वहां काम नहीं करेंगे। सेम इसी जैसा है कि आपकी व्यक्तिगत राय नहीं चलेगी तो व्यक्तिगत संवेग भी नहीं चलेंगे, आपकी भावनात्मक कोई भी तौर तरीके नहीं चलेंगे। जो बात गलत है तो वो गलत है, जो सही है तो सही है। इमोशनल आप डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर? इमोशनल में ये भी हो जाता है कभी कभी, जैसे मान के चलो कहीं बहुत बड़ी भीड़ है, वहां लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। अब आप वहां पे एक अधिकारी हो, आपके आदेश का पूरी पुलिस इंतजार कर रही है, लेकिन आपने मन में सोच लिया कि अगर हमने लाठी चार्ज की तो इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो लोग जिन लोगों पे लाठी चार्ज होना है वो पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, आपके जो पुलिस के जवान हैं उन पे अटैक हो रहा है। तो आपको वहां पे अगर भीड़ को तितर बितर करना है तो इसकी भी नौबत आ सकती है कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ेगा। तो आप वहां पे भावनात्मक नहीं हो सकते। अगर आप भावनात्मक हो गए तो फिर पुलिस के लिए समस्या हो जाएगी। क्लियर? तो आपको इमोशंस पे ध्यान रखना है कि इमोशंस को लेके आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगला पॉइंट, जो कार्यवाही होनी चाहिए वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। फैक्ट बेस्ड मतलब तथ्यों पर आधारित। तथ्य पर आधारित यानी कि जब भी आप कोई कार्यवाही करने जाओ तो आपके पास जो भी समस्या है तो आपके पास तथ्य होने चाहिए कि अगर हम ये कार्यवाही करते हैं तो इसके फैक्ट क्या है, आप जो कार्यवाही आप कर रहे हो क्या उससे समस्या का निदान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपके दिमाग में वो सारे फैक्ट होने चाहिए। तो जो कार्यवाही होनी चाहिए वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। जो आपके पास लिस्ट है उसी के बेस्ड होनी चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। लिखा हुआ है शुड नॉट बी एन एडवाइस। शुड नॉट बी एन एडवाइस, तो वही चीज है जो हम थोड़ी देर पहले अभी देख रहे थे कि शुड नॉट बी अ ओपिनियन, और यहां पे मैंने क्या बोल दिया, शुड नॉट बी एन एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, यानी सलाह नहीं होनी चाहिए। आप अपने अधिकारियों को कभी भी सलाह नहीं दे सकते कि आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सलाह दी और उन्होंने वो काम कर दिया और फिर उसके बाद उस काम का अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप ये कहेंगे कि हमने तो सलाह दी थी। तो कोई भी अधिकारी अगर होता है तो वो केवल आदेश देता है, सलाह नहीं देता। समझ गए? तो लिखित में जो आदेश जाता है वही होगा, कभी भी एडवाइस कार्यवाही में नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, शुड नॉट बी अ कंपैरिजन। तुलना नहीं होनी चाहिए। तुलना का मतलब आप जो भी कार्यवाही करें अपने दिमाग में ये लेके मत करना कि तुलना के हिसाब से कर लो। मतलब जो कार्यवाही आपके पास लिख के आएगी उसमें तुलना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलो आप पहले किसी जिले में पोस्टेड थे और वो जिला जो है आदिवासी जिला था जिसमें बहुत बाहुबली लोग नहीं थे, जहाँ पे गरीब तबके के लोग थे।
अगर वहां पे आपने किसी सिचुएशन को हैंडल कर लिया किसी छोटे से डिसीजन से, तो जरूरी नहीं है कि आप अब जहां पोस्टेड हैं वहां पे भी वही डिसीजन लेके आपका काम हो जाए। समझ गए? तो हर जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग सोसाइटी होगी, अलग अलग तरह के लोग होंगे। तो आप तुलना नहीं कर सकते कि हमने वहां भी तो यही डिसीजन लिया था तो वही डिसीजन हम यहाँ भी ले लें। समझ गए? तो कभी भी आप तुलना अपनी कार्यवाही में नहीं कर सकते। जैसे ऐसा होता है कि कभी कार्यवाही करने की बात आ जाए, जैसे भारत देश में कोई समस्या है, किसी चीज की कोई समस्या है, तो आप ये कह दो कि भारत में इस समस्या का समाधान ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसा ऐसा काम ब्रिटेन में भी किया जाता है। तो आपने क्या कर दिया, ब्रिटेन की तुलना यहाँ पे कर दी। अब ब्रिटेन की तुलना आपने यहाँ पे कर दी, ब्रिटेन में जो समाज है वो अलग है, संस्कृति है जो अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, प्रकृति अलग है, वहाँ की जो जो कंडीशंस हैं वो अलग है। तो वहाँ पे जो चीज हो रही है वो हम अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ये चीज हो जाएगी? तो आपको इस पे बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो तुलनात्मक कभी भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शुड नॉट बी इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब हम इसको अप्रायोगिक भी कह सकते हैं। अप्रायोगिक, अप्रायोगिक का मतलब क्या होता है? इम्प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो आप एक बिजली विभाग के एक अधिकारी हैं, मान लीजिए आप एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं और आप वहां बैठे, 100 लोगों की भीड़ आ रही थी और आपने देखा कि 100 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। उन 100 लोगों की भीड़ में अब जैसे ही आपने देखा कि 100 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप डर गए, आपने कहा कुछ बड़ा बवाल है। जब वो आपके पास आए तो वो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो आपको लगा अरे कोई बवाल नहीं है और आप एकदम पावर में आ गए। आपने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारी गली में 2 किलोवाट का ट्रांसफार्मर हर बार लगवा रहे हो और हर हफ्ते वो ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? बड़ा ट्रांसफार्मर रखवाइए। अब आपने आनन फानन में भीड़ को स्थगित करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आनन फानन में वहां कह दिया कि ठीक है हम आपकी गली में इतवार को या संडे को 7 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखवा देंगे। अब आपने तो कह दिया और वो भीड़ भी चली गई। वो भीड़ जो गई है वो दिमाग में क्या लेके गई है कि एई साहब ने बोला है कि 7 किलोवाट का ट्रांसफार्मर संडे को रख दिया जाएगा। अब 7 किलोवाट का ट्रांसफार्मर आपके पूरे जिले में मौजूद नहीं था, आपको वो कहीं बाहर से मंगाना पड़ेगा और उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। तो फिर आपने सोचा मन में कि चलो 3 किलोवाट का 4 का रखवा देंगे। क्या अब वो भीड़ मान जाएगी? यानी आपकी कार्यवाही खराब हो गई कि नहीं होगी? अब आप 4 का भी रखवाएंगे वहां पे तो भी वहां की भीड़ वो चीज मानेगी नहीं, क्योंकि आपने जो उनको आश्वासन दे दिया था वो 7 किलोवाट के ट्रांसफार्मर का दे दिया था। तो आपकी जो डिसीजन था वो इम्प्रैक्टिकल डिसीजन था, अप्रायोगिक, जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं था, आपने वो डिसीजन ले लिया, वो कार्यवाही कर दी जो आपके पास मौजूद ही नहीं है उसके रिसोर्सेस। समझ गए? तो आपका जो कार्यवाही होनी चाहिए वो अव्यवहारिक यानी अप्रायोगिक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? यानी जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है कार्यवाही उन्हीं से होगी। क्लियर? नेक्स्ट, शुड नॉट बी ऑप्शनल। कभी भी कार्यवाही या नहीं हो सकती कि अगर ऐसा कर लीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए, यानी ऑप्शन नहीं दे सकते, कार्यवाही एक ही होगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कर लीजिएगा या फिर ये कर लीजिएगा। कार्यवाही जो होगी अधिकारी की तरफ से वो एक ही होती है, भले ही आपके दिमाग में 2 पॉइंट चल रहे हो कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन कार्यवाही में आप एक ही बात बोलेंगे सभी अधिकारियों को कि ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर? अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो आगे का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अनबायस्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनबायस्ड का मतलब आप कभी भी निष्पक्ष तरीके से आपको कार्यवाही करनी है। आपको ना धर्म देखना है, ना संप्रदाय देखना है, ना जेंडर देखना है। आपको एक इस तरीके से कार्यवाही करनी है कि आप एक अधिकारी हैं और आप न्यूट्रल हैं, आपके लिए सब बराबर हैं, सारे धर्म, सारे संप्रदाय,
सभी तरह के जेंडर आपके लिए सब समान है, आप किसी के लिए भी बायस नहीं हो सकते, आपकी कार्यवाही कभी भी बायस्ड नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर समस्या का हल नहीं हो रहा है तो समस्या कम की जा सकती है, उसको घटाया जा सकता है। तो कार्यवाही ऐसी हो कि समस्या कम हो जाए तो भी चलेगा। अगर समस्या जड़ से खत्म नहीं की जा सकती तो आपकी कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो कार्यवाही से समस्या कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो होता है कमेटी रिपोर्ट। लास्ट पॉइंट जो 13वें नंबर का है वो है कमेटी रिपोर्ट। ये कमेटी रिपोर्ट क्या है? अगर किसी भी कार्यवाही में ये लिख के आ गया कि एक समिति गठित कर देनी चाहिए, एक बचाव दल भेज देना चाहिए, एक जो है एक दल बनाना चाहिए जो इसकी जांच करे, एक जांच दल भेज देना चाहिए। जब भी कमेटी की बात कर दी जाए, जांच दल की बात कर दी जाए, समिति बनाने की बात कर दी जाए तो वो कार्यवाही उचित होती है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो आपके दिमाग में यही आता है कि एक समिति बना के लोगों को भेज दो, वो उसकी जांच करके फिर आपको पूरा डिसीजन दे देंगे और उसके बाद आप कार्यवाही कर लोगे। तो जब भी अगर कमेटी आ गई, समिति आ गई, जांच दल आ गया, बचाव दल आ गया या कोई भी दल आ गया, तो इसका मतलब फिर वो कार्यवाही कैसी हो जाएगी? आपकी उचित कार्यवाही हो जाएगी। तो ये पूरे जो पॉइंट थे, हमने एक एक करके सारे पॉइंट को आपको समझाया है। इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, इनके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। 6 पॉइंट आपके ये हैं, इनको देख लीजिए। और इसके बाद अगले 6 पॉइंट आपके ये हैं और एक पॉइंट है कमेटी रिपोर्ट, वो आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, कमेटी रिपोर्ट। तो ये पूरे पॉइंट थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। चलते हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं 4-5, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे काम करना है। लिखा हुआ है, हर साल मॉनसून की शुरुआत या अंत में हमारे यहाँ डेंगू के कुछ मामले सामने आते हैं। हर साल मॉनसून की शुरुआत में या अंत में हमारे यहाँ डेंगू के कुछ मामले सामने आते हैं, लेकिन इस साल यह लगभग 4 साल बाद एक बड़ी महामारी बन गई है। उसने ये बोला है कि हर साल जो है, जब बारिश का सीजन शुरू होता है तो उसके शुरू में या अंत में डेंगू के कुछ ना कुछ मामले आते हैं, लेकिन इस वर्ष लगभग 4 साल बाद यह एक बड़ी महामारी बन के आया है। मतलब बहुत सारे मामले आए हैं इस बार। आपको कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। एक्शन क्या होगा? इस महामारी को रोकने के लिए हर 4 साल बाद एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। क्या ये कार्यवाही सही है? हाँ, जरूरी थोड़ी है हर 4 साल बाद महामारी आ जाए। वो तो ये बता रहा है कि भैया 4 साल बाद ऐसा हुआ है, हो सकता है 8 साल बाद हो अब की बार। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने 4 साल बोला तो हर 4 साल बाद एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। ये नहीं होना। लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि भी सुरक्षित रहने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यही आपकी कार्यवाही होगी, क्योंकि डेंगू से जो बचाव है वो लोगों को करना है। सरकार उसमें क्या ही करेगी? अगर कोई महामारी फैलती है, जैसे अभी कोविड आया था, तो क्या सरकार ने क्या किया उसके लिए? सरकार क्या कर पाएगी? सरकार ज्यादा से ज्यादा उसका इलाज करवा पाएगी, या फिर जिन लोगों को अगर कोई समस्या हो गई है या कोविड हो गया है उनको अलग से क्वारंटीन करेगी, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप अगर ये कहो कि लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यानी कार्यवाही क्या होती है? लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई अपना बचाव स्वयं करें। तो जो चीज यहां पे होनी है वो क्या है? लोगों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे सुरक्षित रहने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो उससे ये क्या हो सकता है? समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन पहला वाला गलत है। ये कार्यवाही नहीं है कि भाई हम हर 4 साल बाद लेंगे डिसीजन। वो तो हमें हर साल करना है। हर साल कुछ ना कुछ मामले आ रहे हैं, तो हमें लोगों को ये बताना है कि आप अपना बचाव स्वयं करें। तो ये कार्यवाही दूसरी वाली चलेगी। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मुख्य रूप से दस्त और परजीवी आंतों के कीड़े से मरते हैं।
विकासशील देश जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि उनमें स्लम्स भी होते हैं, उनमें बहुत गरीब तबके के लोग भी होते हैं, पोषण ठीक से भी नहीं होता है, कई ऐसी भी जगह होती हैं। तो उन्होंने कहा वहां पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे मुख्यतः दस्त और परजीवी आंतों के कीड़ों से मर जाते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? उसने बोला विकासशील देशों की सरकारों को शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। दूसरा, विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगातार दवा देने की जरूरत है। भाई दवा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? समस्या का समाधान कहां से होगा? जो ये बता रहा है कि दस्त और परजीवी आंतों के कीड़े ये किससे होते हैं? गंदगी से। तो अगर गंदगी को सही किया जाए तो इसके होने की ही संभावना कम हो जाएगी, दवा का तो कोई रोल ही नहीं बचेगा। तो कार्यवाही क्या होनी चाहिए? पहली वाली, यानी कि स्वच्छता पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। क्लियर? तो कार्यवाही इसके बजाय हम कौन सी कार्यवाही करेंगे? पहली वाली कार्यवाही, उचित कार्यवाही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अधिकांश विकास योजनाएं केवल कागजों पर ही विकसित होती है। ये बता रहा है कि जो काफी विकास योजनाएं हैं आजकल वो ऑफिस में कागजों पे ही चल रही हैं। अब कार्यवाही क्या है? प्रभारियों को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई नियमित रूप से ये निर्देश दिए जाने चाहिए कि क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि बस कागजों पे चल रहे हैं। तो ये पहली वाली कार्यवाही उचित है। दूसरा, ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति कम कर दी जानी चाहिए। भैया ये तो पूरी बात ही अलग हो गई। कागजी से मतलब ये थोड़ी है कि कागज पे लिख रहा है तो कागज खत्म कर दो। कागजी का मतलब है कि वो क्षेत्र में काम नहीं किया जा रहा है, केवल पेपर पे काम किया जा रहा है, यानी चीजों को वहीं समाप्त कर दिया जा रहा है, वहीं ओपन कर दिया जा रहा है। क्लियर? तो ये दूसरी वाली गलत है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया कि स्कूली छात्रों का एक समूह स्कूल के समय में एक पिकनिक स्थल का आनंद ले रहा है। स्कूल के टाइम पे, यानी बच्चों ने बंक कर दिया और स्कूल ना जाके कहां गए? एक पिकनिक प्लेस पर चले गए और वहां पे अपना आनंद ले रहे हैं। क्या कोर्स ऑफ एक्शन कौन करेगा? तो कॉलेज करेगा। तो कॉलेज क्या करेगा? प्रधानाचार्य को छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें इस घटना के बारे में बताना चाहिए और भविष्य के लिए वास्तविक चेतावनी देनी चाहिए। पहला तो ये। दूसरा, उन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और अन्य सभी छात्रों को इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। कौन सी कार्यवाही इसमें उचित है? क्या अभिभावकों से संपर्क करें और उनको उस घटना के बारे में बताएं और भविष्य के लिए चेतावनी देनी चाहिए, या फिर दूसरा वाला कि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए? तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि दोनों कार्यवाही उचित है, यानी पहला भी उचित है, आप अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को बताएं और भविष्य के लिए ये उनको अल्टीमेटम दे दें कि अगर आगे से ऐसा होता है तो फिर हम इनको कुछ ना कुछ कार्यवाही इन पे की जाएगी। दूसरा, उन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें सभी छात्रों के इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। दूसरी भी सही है अपनी जगह कि आप ये कार्यवाही भी कर सकते हो कि उन पे इनडिसिप्लिन लगा सकते हो, बाकी छात्रों के अंदर एक डर पैदा होगा जो आगे से कोई ये करने का सोचेगा नहीं। तो दोनों ही कार्यवाहियां उचित है। क्लियर? बोथ आर कोर्स ऑफ एक्शन। एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए हैं। यानी एक व्यस्त सड़क है, उसके फुटपाथ पे जो सस्ते सामान बिकते हैं, आप देखते हो लगे रहते हैं हर जगह, तो वो विक्रेताओं से भरे हुए हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा, उन्हें कुछ जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहां वे फुटपाथों को अवरुद्ध किए बिना अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही। कार्यवाही करने से तो और जो है वहां पे रोष फैलेगा, उनकी आजीविका भी जाएगी। तो ऐसी हम लोग कार्यवाही नहीं कर सकते, फिर वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, वो मामला बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हो? उन सभी को एक अच्छी सी जगह दी जाए जहां पे उनको वहां पे बिठाया जाए और फुटपाथों को खाली करा सकते हैं। क्लियर? तो वो अपना काम भी करते रहेंगे और आपके लिए भी अवरोध नहीं होगा, यानी नई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सीधी सी बात ये थी।
पुलिस विभाग हाल ही में हुए खुलासों से सवालों के घेरे में आ गया है कि कम से कम 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर राज्य पुलिस शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल होने का संदेह है। अच्छा, कम से कम 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर राज्य पुलिस शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल होने का संदेह है। यानी पुलिस में एक खुलासा हुआ है जिसमें 2 बड़े अधिकारी हैं जो सवालों के घेरे में आ गए हैं कि इन्होंने शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियार निकाले और उनकी बिक्री में शामिल थे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? राज्य सरकार को हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल सभी लोगों को सामने लाने के लिए गहन जांच के आदेश देने चाहिए। राज्य पुलिस शस्त्रागार को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखना चाहिए। भाई ये इसका सलूशन नहीं है। भाई केंद्र सरकार में रखोगे तो वहां भी कर सकता है कोई ये काम, कहीं भी रखो वहां भी हो सकता है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जांच के आदेश देने चाहिए कि क्या ये बात सही है, क्या वो 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसमें लिप्त हैं। अगर जांच के आदेश आपका पहला काम होगा, आप किसी पे ऐसे अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, पहले जांच होगी। अगर वो अपराधी पाए जाएंगे तो फिर उनको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो जो आपकी कार्रवाई होगी वो पहली क्या होगी? आपको जांच के आदेश देने चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि कोर्स ऑफ एक्शन यानी कथन और कार्यवाही के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। हमने 12-13 पॉइंट आपको बताए, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, फिर आप क्वेश्चंस लगाने जाना, चीजें दिखने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगा, क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। और इस वीडियो को अंत तक एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारी बातें इसमें जो बोली गई हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो चीजें सही होंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग। स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।